बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था। नए पैटर्न पे आधारित जो बुक है 2023 और 24 की, उस पे आधारित हम लोगों ने उस चैप्टर से चैप्टर 2 को समाप्त कर लिया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3 है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली की तरफ। जैसा कि मेरा हर वीडियो के पहले प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हर बार हमेशा की तरह क्या आता है कि हमारी एक थ्योरी की वीडियो आती है और मैं दावा करता हूं कि यदि आप उस थ्योरी की वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हो तो आप अपनी प्रश्नावली के 90% से अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, अब चलिए अच्छा हम थोड़ा सा इस पे चलते हैं। आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और चर और अचर। पहले हम दो चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप हमें बताइए कि चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान दिए गए समीकरण के हिसाब से या दिए गए कंडीशन के हिसाब से क्या होता है बेटा, बदलता रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि कहते हैं। चर राशियां जैसे एक्स वाई जेड इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। पी क्यू आर इस प्रकार से अन्य चीजों से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अचर राशि की बात की जाए तो वे राशियां जिनका दिए गए मान के हिसाब से या दिए गए कंडीशन के हिसाब से, दिए गए शर्तों के हिसाब से मान नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि। और अचर राशियां कौन सी होती हैं, जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे ए बी सी को भी अचर राशि में ले लिया जाता है। ठीक है, चर राशियां वे मान जिनका दिए गए कंडीशन के हिसाब से मान बदलता रहता है। जैसे कभी एक्स का मान माइनस का 1 हो जाता है, कभी किसी क्वेश्चन के हिसाब से कभी प्लस का 1 हो जाता है, कभी माइनस का 1/2 तो कभी प्लस का 3/4। इस प्रकार से एक्स के मान जो है हमेशा बदलते रहते हैं। तो जिन चर राशियों के या जिन राशियों के मान दिए गए कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं वे कौन सी राशि कहलाते हैं, चर राशि। जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर प्रयोग में लेते हैं। अचर राशियां कौन सी होती हैं, जिनका मान बदलता नहीं रहता है, जिनका मान फिक्स होता है, वे क्या होती है बेटा, अचर राशि होती है। इसमें ए बी सी, जैसे आपने बहुपद में पढ़ा था कि ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है और यहाँ पे आपका ए बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी, जो इन दो चीजों का उपयोग किया गया था, वो यहाँ पे क्या था, ए और बी यहाँ पे अचर राशि को प्रदर्शित कर रहे थे। ए का मान 1 2 3 4 5, माइनस का 5 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे आपके क्या थे, पूर्णांक थे। अर्थात यहाँ पे ए और बी का प्रयोग किस रूप में किया गया था, अचर के रूप में। आशा करते हैं आपको चर और अचर तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके चैप्टर का नाम है दो चर। दो चर का मतलब यह है बेटा कि आपको इस समीकरण में या इस चैप्टर में जो भी आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको दो चर प्रयुक्त में आएगा। या तो एक्स वाई आ जाए, या फिर पी क्यू आ जाए, या फिर जेड वाई आ जाए, या वाई जेड आ जाए। कोई दो चर राशियां आपस में देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, दो चर नाम ही है इसका। अभी हम लोगों ने बहुपद में पढ़ा था तो वहां पे क्या था, एक चर हम लोग इस्तेमाल में ले रहे थे, या तो एक्स था या वाई था या पी था या टी था। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे दो चर दिया है तो हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे उसमें हम लोगों का दो चर आने वाला है। एक्स वाई पी क्यू वाई जेड या आर क्यू कुछ भी हो सकता है, दो चर रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी रैखिक समीकरण की, कि रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। रैखिक समीकरण याद है आपको, हम लोगों ने बहुपद को बांटा था, डिवाइड किया था दो भागों में, एक पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। याद है आपको, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। पद के आधार पे जो दिए थे तो एक पदी द्विपदी त्रिपदी, और घात के आधार पे जो हम लोगों ने किया था वहां पे क्या था, एक हम लोगों का सबसे पहला था एक घातीय या रैखिक बहुपद ना, जिसे आप लोग ए एक्स प्लस बी के रूप का लिखते थे। ए एक्स प्लस बी के रूप का लिखा जाता था और यहाँ पे इसका घात एक होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते थे, रैखिक बहुपद बोलते थे। जहां पे एक्स ए बराबर क्या होता था, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका रैखिक बहुपद था। अगर हम इसी को ए एक्स प्लस बी बराबर 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है, इसका हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, इसका क्लियरेशन हम लोग दिए गए चर के घात के हिसाब से हम लोग करते हैं। यदि उस समीकरण में या उस बहुपद में चर राशि का घात 1 है तो रैखिक बहुपद होगा। अगर यहाँ पे फिलहाल ये रैखिक समीकरण है तो इसका x का घात कितना है, 1 है। अर्थात ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। यदि मैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर कर दूं प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होगा, चर राशि का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे 2 है। अर्थात ये कितना होगा, द्विघातीय समीकरण होगा। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको रैखिक समीकरण याद आ गया होगा।
ठीक है। अब रैखिक बहुपद में हम लोगों ने एक पढ़ा था, रैखिक बहुपद का ग्राफ हम लोगों ने देखा था ना, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था, तो आपको याद होगा कि रैखिक बहुपद यदि कोई है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा रहता था बेटा, एक सरल रेखा प्राप्त होती थी, सरल रेखा प्राप्त होती थी। x अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करता था, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता था, उसके शून्यकों की संख्या कितनी थी, एक थी। ये बात रही आपकी बहुपद की। देखिए आपके पिछले चैप्टर से आपके अगले चैप्टर को कैसे रिलेट कर रहे हैं हम, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो रैखिक समीकरण जो होगा या रैखिक बहुपद जो भी है, उनका ग्राफ अगर आपसे बात करें कि कैसा होता है, तो रैखिक जो उनका ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा, इनका यदि ग्राफ करो रैखिक समीकरण का, तो उनका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा सरल रेखा होगा। कैसा होगा, सरल रेखा होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। दो चर आपने समझ लिया कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयुक्त किए गए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उस समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण की, ठीक है, अब अभी युग्म को आप छोड़ रहिए, यहां से देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम बात करते हैं केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का कैसा होगा, किस रूप का होगा, तो ये होगा ए एक्स, कैसा होगा बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का कितना होगा, जीरो होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होगा। ठीक है, ये देखो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए बी और सी यहाँ पे अचर राशियां हैं जिनका मान फिक्स होगा, 2 3 5 7 माइनस का 1 माइनस 2 कुछ भी होगा। ठीक है, एक्स और वाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये x और y यहाँ पे दो चर प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए x और y, अभी मैंने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर आपको देखने को मिलेगा, एक x है और दूसरा y है, दो चर हो गया। और x और y का अधिकतम घात कितना है, यदि आप ध्यान से देखो तो x और y का अधिकतम घात कितना है बेटा, एक है, अर्थात ये कैसा है, रैखिक समीकरण है। अगर आपसे बोले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कितना होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण की, लेकिन अगर आप अपने चैप्टर को ध्यान से देखोगे, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म पढ़ना है, ये तो केवल एक हुआ तो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा। अगर आप युग्म की बात करो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात की जाए तो मान लीजिए कि दो अगर आप समीकरण लिखते हो तो ए एक्स बी प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, दूसरा भी करोगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पहला समीकरण है, कौन सा दूसरा समीकरण है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और इस रूप के आधार पर कितने होंगे समीकरण, आपके दो होंगे। तो यदि आप पहला समीकरण लेते हो, ठीक है, इसका अगर आप पहला जो समीकरण लेते हो, तो यहाँ पे अगर पहला समीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, ए वन, ए की जगह पे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। जो दूसरा आपका समीकरण होगा, ये जो दूसरा समीकरण है वो कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण है तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए, ये तो पहला समीकरण का हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया, और इन दोनों को समीकरणों को मिलाकर के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान से देखो तो दोनों में आपका चर राशि कौन सी है, एक्स और वाई, और यहां पर भी क्या है, एक्स और वाई, अर्थात इसमें दोनों में दो चर राशियां हैं, इसलिए दो चर वाले इनका अधिकतम घात कितना है, एक है, और एक घात वाले को हम लोग रैखिक बोलते हैं, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। क्योंकि हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। और इन दोनों का कितने समीकरण है, आप बोलोगे कि पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, अर्थात दो समीकरण है, अतः इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पे, आप लोग इसको मिटा दे, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ध्यान रखिएगा कि यहां पे अगर आपको कितने चर राशियां प्रयुक्त हुई हैं, तो आप बोलिएगा कि यहां पे दो चर राशियां प्रयुक्त हुई हैं, पहला x है और दूसरा y। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उनको हल करने के लिए आपको दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यदि मैं बोलूं यहाँ पे 5x प्लस 3y माइनस 6 बराबर जीरो, ये कोई समीकरण दिया है, और इस समीकरण के आधार पर यदि कोई बोले कि आप इसमें से x और y का मान ज्ञात करिए, तो आप नहीं ज्ञात कर पा सकते हो। ठीक है,
आप x और y का एक्चुअल मान आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। x का मान या तो आप y के पद में ज्ञात कर पाओगे या तो y का मान x के पद में ज्ञात कर सकते हो, लेकिन x और y का मान आप जो एक्चुअल होता है वो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चर है और दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए x और y का मान निकालने के लिए आपको दो चर या दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। वो दो समीकरण कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यदि दो चर आपको प्रयुक्त किए गए हैं तो दो चर प्रयुक्त करने के बाद दोनों चरों का अगर आपसे मान निकालने के लिए कहेगा कभी भी, तो आप जब तक दो समीकरण आपको नहीं पता होंगे तब तक आप उनका मान नहीं निकाल सकते हो। यदि एक समीकरण दिया है तो उससे आप x का मान y के पद में, y का मान x के पद में निकाल पाओगे, लेकिन यदि दो समीकरण दिए हैं तो इससे x और y का मान आप आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि यदि ax, ठीक है, ax प्लस b बराबर 0 है, यहाँ पे कितने चर राशियां हैं? एक चर राशि, अतः आप यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हो एक ही समीकरण से। जब एक चर राशि है तो उसका मान आप एक ही समीकरण से निकाल सकते हो। ये कौन सी हो जाएगी बेटा? अर्थात ax बराबर हो जाएगा माइनस का b और x बराबर माइनस का b बटे में a, अर्थात x का मान देखो यहां से आप एक ही समीकरण से निकाल लिए। लेकिन यदि मान लीजिए मैं इस समीकरण को यदि मिटा देता हूं और इस वाले समीकरण से मैं बोलूं कि x का मान या y का मान निकालो, तो आप क्या करोगे? x का मान निकालने के लिए 5x बाकी को उधर ट्रांसफर करोगे, माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 प्लस 3y उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का 3y, और x बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 6 माइनस 3y बटे में 5, और इसके आगे आप इसको हल ही नहीं कर सकते हो, अर्थात x का मान जो निकाले हो आप वो y के पद में निकाले हो, और y का मान आप किसके पद में निकालोगे? x के पद में निकालोगे, ठीक है। यदि किसी का मान नहीं दिया है तो यदि x और y में से यदि बोल दे कि यदि y बराबर 5 तो 5x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 में से x का मान बताइए, तो आप y का मान रख करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो। लेकिन जब किसी का मान नहीं दिया रहेगा तो आपको इसका मान निकालने के लिए कितने समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी? दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आपको यह है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उन समीकरणों का, उन चर राशियों का मान निकालने के लिए आपको दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपका, इसको मिटाते हैं, ये आप लिख लिए होंगे। आशा करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। ये आपका मानक रूप है। अब देखिए यहां से, ये मान लीजिए कि आपका पहला समीकरण है। अगर मैं दूसरा समीकरण क्या लिया था मुझे तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका दूसरा समीकरण है। अब यहां से यदि आपको a1 b1 और c1 का मान, a2 b2 c2 का मान निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना आप किससे कर दोगे बेटा? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से आप करिएगा। किससे करिएगा? समीकरण एक की तुलना आप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से जब करोगे तो यहां से करने पे a1 की जगह पे x का गुणांक यहाँ पे कितना है? 5, अर्थात a1 का मान कितना आ जाएगा? 5, b1 का मान कितना आएगा? 3, c1 का मान कितना आएगा? प्लस का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 6। इसी प्रकार से जो आपको दूसरा समीकरण लिया गया था, दूसरा समीकरण था 3x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर 0। अगर आप ये समीकरण नंबर 2 था और यहां से आपको a2 b2 और c2 का मान निकालना होगा, तो आप क्या करोगे? इस समीकरण 2 की तुलना यहाँ पे लिखोगे आप, समीकरण 2 की तुलना, ठीक है। a1 x 2 है ना, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब इससे आप इसका तुलना करिएगा तो x का गुणांक यहाँ पे 3, x का गुणांक a2, अर्थात a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3, b2 बराबर कितना आ जाएगा? b2 बराबर 2, और c2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5। इस प्रकार से आप a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान निकालोगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। आपको अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि रैखिक जो समीकरण होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है बेटा? एक सरल रेखा आता है। कैसा आता है? सरल रेखा आता है, ठीक है। रैखिक समीकरण का जब भी आप ग्राफ खींचोगे, ग्राफ का मतलब आपका इधर होता है कौन सा? एक्स अक्ष एक होता है, ठीक है। ये कौन सा अक्ष है? तो ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स डैश इधर होता है, इधर एक्स होता है, वाई और वाई डैश। यहाँ पे मूल बिंदु होता है ये 0,0, ठीक है। इधर 1 2 3 ये प्लस के होते हैं, डॉट डॉट आगे की तरफ। इधर -1 -2 -3 आगे की तरफ।
इधर ऊपर चलोगे तो प्लस का 1 2 3 और इधर आगे इसी प्रकार से चलता जाएगा, नीचे -1 -2 और -3 इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ खींचते हो तो ये कैसा मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेदित करता है, तो x अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दो मानक रूप इसके बताए गए हैं। अगर मानक रूप देखोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का कितना होता है 0। ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, अर्थात इसके लिए क्या होगा, एक सरल रेखा मिलेगी आपको, इसके लिए भी क्या होगी, सरल रेखा मिलेगी। क्योंकि रैखिक समीकरण के कितने युग्म हैं, तो रैखिक समीकरण के दो हैं। ठीक है, कितने, एक युग्म अर्थात दो रैखिक समीकरण आपको मिले हैं दो चर वालों में। अर्थात आपको यहां से कितनी सरल रेखा प्राप्त होगी बेटा, आप बोलोगे कि अगर दो, एक रैखिक समीकरण के लिए एक सरल रेखा, तो दो रैखिक समीकरण के लिए कितनी सरल रेखाएं आपको प्राप्त होने वाली है, दो सरल रेखाएं प्राप्त होने वाली हैं। ठीक है, जब दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी तो इसमें अच्छा क्या क्या कंडीशन हो सकता है, दो रैखिक समीकरण के लिए दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, इतनी बात आपको पता है, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा आराम से, और इसमें आप समझ सकते हो कि यदि एक रैखिक समीकरण है उसके लिए ग्राफ में एक सरल रेखा मिलेगी, और यहाँ पे दो रैखिक समीकरण है, एक पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, तो यहाँ पे दो सरल रेखाएं मिलेंगी। अच्छा, अब ये बताइए आप हमें कि यदि दो रैखिक समीकरण है और उसके लिए दो रेखाएं आपको प्राप्त हैं, तो इन दो रेखाओं को लेकर के आप कौन कौन सी कंडीशन बना सकते हो, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि दो रेखाओं को लेकर के आप कौन कौन से कंडीशन बना सकते हो। देखिए, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। दूसरा कंडीशन इसका ये हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो तीसरा कंडीशन जो इसका होगा, तीसरा जो कंडीशन होगा बेटा इसका, ये क्या होगा, तीसरे कंडीशन में ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, मतलब कि संपाती हो सकती हैं। एक तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, या तो फिर ये एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगी, या तो फिर एक दूसरे पे संपाती होंगी। ठीक है, ये तीन कंडीशन यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा कोई और कंडीशन बना सकते हो आप, इसके अलावा कोई और कंडीशन बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप बोलोगे कि हाँ ऐसा हम बना सकते हैं ऐसा कंडीशन, लेकिन जब आप इसको आगे की तरफ लेकर के जाओगे तो ये कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से दो सरल रेखाओं के लिए, दो रैखिक समीकरण के लिए दो सरल रेखाएं, रैखिक समीकरण का हमेशा ग्राफ एक सरल रेखा होता है, हम लोगों ने बहुपद में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। दो रैखिक समीकरण है तो दोनों के लिए दो आपके सरल रेखा मिलेगी, और दोनों सरल रेखाओं को लेकर के ये तीन कंडीशन बन सकते हैं। अब देखिए यहां से कुछ जानने वाली बातें ये हैं कि यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, आप बोलोगे एक बिंदु पे। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को, जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को एक बिंदु पर, लिखते चलिए साथ में, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। अब अद्वितीय हल, उनके हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। अब आप, अद्वितीय हल क्या होता है, तो अद्वितीय हल का मतलब उनके, अद्वितीय का मतलब कि केवल और केवल, ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके कितने हल होंगे बेटा, तो उसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब उसके केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, ये मिटा दें हम, ये मिटाते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो उनके अद्वितीय हल होंगे का मतलब ये हुआ कि उनके केवल और केवल एक हल हुए। मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, यहां से आपको मान लीजिए कि कोई सरल रेखा इस प्रकार से जा रही है, दूसरी सरल रेखा इस प्रकार से जा रही है, इसके यहाँ पे
यहाँ पे कितने कौन से बिंदु पे इन्होंने प्रतिच्छेदित किया, मान लीजिए कि ये एक पर इन्होंने प्रतिच्छेदित किया, ठीक है, इस एक पर ये माइनस का एक है और यहाँ पे ये दोनों सरल रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही क्या होगा, इसका एक मात्र हल होगा, ठीक है। एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी तो इनके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, ठीक है। अगला कंडीशन दूसरा देखो कि जब वे सरल रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगी, क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो क्या आप हमें ये बताओगे कि एक दूसरे के समांतर ये सरल रेखाएं हैं और क्या ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे स्पर्श कर रही हैं। समांतर का मतलब इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। कितना भी इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे या इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, आपका आंसर होगा नहीं, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। अर्थात ऐसे कंडीशन में इसके तो थे आपका अद्वितीय हल था, ठीक है, इसके अद्वितीय हल होंगे, ये पहले वाले के लिए था। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर चल रही हैं, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात इसके क्या होंगे, इन दोनों समीकरण के क्या होंगे बेटा, कोई हल नहीं होंगे, क्या कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, कोई हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, इनको कितना भी आगे की तरफ आप लेके जाइए या कितना भी पीछे की तरफ लेकर के आइए, ये एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात इसके कितने हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो, अर्थात एक दूसरे के साथ चले, ये पहली रेखा है, ठीक है, दूसरी रेखा भी क्या हो, इसी पर चले, इसके हर बिंदु पे यदि देखोगे इनके क्या होंगे, हर जगह पे हर एक बिंदु पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अर्थात मिल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को एक जगह पे क्या कर रही है, मिल रही हैं, अर्थात इसके अनेक बिंदुओं पे ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसके कितने हल होंगे बेटा, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे। यहां तक की बातें हमें लगता है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तीन बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई किन्हीं दो समीकरणों का सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके एक बिंदु पे एक दूसरे को स्पर्श करती है, इसलिए उनके कितने हल होंगे, एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, अतः इनके एक भी हल नहीं होंगे। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे समपाती हो, इसको बोलते हैं समपाती, ठीक है, लिख लीजिएगा। यदि दोनों समीकरणों की दोनों की सरल रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो तो उनके कितने हल होंगे, उनके अनेक हल होंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम लोग और पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पे या फिर एग्जाम्पल पे आपके बुक का, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा, चलिए तीसरा चीज देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको मिटा दें या रहने दीजिए, इधर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, अगर ये दो समीकरण आपको किस रूप में लिखे हुए मिले हैं बेटा, a1x b1y c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो ऐसे कंडीशन में उनकी अद्वितीय हल होंगे, और यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 करते हो और इनका मान क्या होता है, बराबर नहीं आता है, तो वे उनके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। और उनकी अगर रेखाओं की बात की जाए तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे, ठीक है। जैसे यदि आपको एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपका एक एग्जांपल मान लीजिए 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। यहां से यदि आप a1 का मान देखोगे तो a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 3 और b1 का मान यदि देखोगे तो 3 और b2 का मान कितना है 5। क्या 5 बटे में 3 3 बटे में 5 बराबर है, आप बोलोगे कि नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। अतः इसका अगर आप ग्राफ खींचिएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, वे एक दूसरे को, दोनों सरल रेखाएं, इसकी सरल रेखा और दूसरे समीकरण की सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी, और अगर पूछ लेगा कि इसके कितने हल होंगे तो आप इस कंडीशन के हिसाब से तुलना करके बता सकते हो कि इसके कितने हल होंगे। अतः आप आसानी से बता सकते हो कि इसके केवल एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, बता सकते हो आप, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये है कि यदि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई हल नहीं होंगे, अर्थात ऐसे कंडीशन में
A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 के और बराबर नहीं होगा C1 बटे में C2 के। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या है मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब यहां से देखिए A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 के और C1 बटे में C2 के बराबर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक समीकरण ले लूं 5 और 5, ठीक है, 3 और 5, अगर मैं यहां से इससे तुलना करूं इस समीकरण से और आपसे पूछ लिया जाए कि इस दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे तो आप कैसे करोगे? हल बताने के लिए आप देखोगे क्या A1 बटे में A2 एक दूसरे के बराबर है? आप बोलोगे कि दोनों बिल्कुल बराबर है क्योंकि 5 से 5 को काटोगे तो 1, 3 से 3 को काटोगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यदि बराबर नहीं होंगे तब तो आपका ये कंडीशन आ जाएगा। यदि मान लीजिए कि पहला और दूसरा बराबर हो जाते हैं तो आप C1 बटे में C2 को चेक करिएगा। C1 का मान कितना है? C1 का मान 6 है। C2 का मान कितना है? 3 है। ये रहा आपका C1, इस समीकरण से तुलना करोगे और C2 का मान कितना है? 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अर्थात इसका मान कितना आ गया? 2। अब आप बताइए कि क्या एक और एक दोनों आपस में बराबर थे लेकिन दो इनके बराबर है? अर्थात नहीं है। अर्थात आपका कौन सा कंडीशन आ गया? A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के तथा बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के। अर्थात इसके कितने हल होंगे? ऐसे समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, इसके कितने हल होंगे बेटा? कोई हल नहीं होंगे। अब चलिए तीसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन है। तो तीसरा और अंतिम कंडीशन ये है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो? समपाती हो। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? समपाती हो, तो इसके अनेक हल होंगे और अनेक हल होने के लिए इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन है A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 के और बराबर होगा C1 बटे में C2 के। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पुनः एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको दिया गया है कोई संख्या या कोई समीकरण दिया गया है 6x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले आप A1 को चेक करिएगा। A1 बटे में A2, A1 बटे में A2 अर्थात 6 बटे में 3, इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब आगे चेक करोगे B1 बटे में B2, तो B1 का मान है 8, B2 का मान है 4, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, इसको अगर देखोगे तो 2, अर्थात A1 बटे में A2 बराबर हो गया किसके? B1 बटे में B2 के। जब यदि बराबर नहीं होता यहाँ पे तो इसके अद्वितीय हल होते। अगर ये बराबर हो गया तो A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2, यदि ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ से दो कंडीशन बन सकते हैं। ये या तो C1 बटे में C2 के बराबर नहीं होगा या फिर C1 बटे में C2 के बराबर होगा। देखते हैं आगे। C1 बटे में C2 को यदि आप देखोगे तो C1 का मान 6, C2 का मान 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया? 2, अर्थात ये सभी आपस में 2 2 2 बराबर है। अर्थात आप कहोगे कि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के और बराबर है C1 बटे में C2 के। अतः आप यहां से इसके कितने हल बताओगे? इस दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे? तो इस दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे। दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अब ये बिना आप समीकरण को हल किए बता सकते हो कि इसके कितने हल होंगे, केवल इससे तुलना करके। ठीक है, अब इस बातों को आप अच्छे से थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये थ्योरी क्लास खत्म, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे आगे की तरफ, लेकिन पहले इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग। पहला क्या है, यहां से आप लोग बनाइए मेरे साथ एक ग्राफ बना लीजिए। इस तरह से आपको याद करने में, दोहराने में आसानी होगी। ठीक है, यहां पे क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें या स्पर्श करें। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें। यहां पे पहला आपका हो गया एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें। दूसरा है कि वे एक दूसरे के समांतर हों। यहां पे क्या हो? एक दूसरे के समांतर हों। तीसरा है आपका, तीसरा और अंतिम है कि वे एक दूसरे के क्या हो? समपाती हो। एक दूसरे के समपाती हो। कैसा हो? एक दूसरे के समपाती हो। एक दूसरे के समपाती हो। अब इतना ग्राफ अगर आप ध्यान में रखोगे तो हमें लगता है कि प्रश्नावली 3.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। ठीक है, एक बिंदु पे जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो उनका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। उसके कितने हल होंगे? तो अद्वितीय हल होंगे। उनका कंडीशन क्या होगा? A1 बटे में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे में B2 के।
यदि ये एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा और ग्राफ के साथ उनका क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा और उसके कंडीशन क्या होंगे, a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2 के। यदि तीसरा कंडीशन कि एक दूसरे के यदि वे संपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो वे एक दूसरे को अनेक जगह पे अनेक बिंदुओं पे वे एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए इसके अनेक हल होंगे और इनका कंडीशन a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 के और बराबर होगा c1 बटे में c2 के। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, फिर बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।